विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक समेत 5 अहम सवालों के जवाब ढूंढ लिए जाएंगे। वहीं पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा है कि इन पार्टियों की अपनी आपसी सहमति कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि ये पीएम सीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि मुंबई मंथन में क्या क्या हो सकता है। गठबंधन के संयोजक पर चर्चा, साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता पर चर्चा भी इस बैठक के दौरान हो सकती है। इस मीटिंग में गठबंधन का लोगो भी तय हो सकता है और गठबंधन के झंडे पर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग पर भी बात बन सकती है। लेकिन अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि जब 2 दिवसीय गठबंधन की बैठक समाप्त होगी तो क्या बड़ी बातें सामने आएंगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच ये तीसरी बैठक है। विपक्ष का दावा है कि मुंबई की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। इंडिया में सामूहिक लड़ाई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि इनके गठबंधन में पीएम पद को लेकर आम सहमति नहीं बन सकती है, क्योंकि सियासी गलियारों में खबर है कि गठबंधन के संयोजक को लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने नेता को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। इन्हीं खबरों को लेकर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन पर वार करने का मौका मिल गया। कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज घमंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। ध्यान में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने जाते जाते 2 प्रधानमंत्री दिए और देश के 2 टुकड़े करा दिए। ये नई इंडिया आई है जो 5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही है, और प्रधानमंत्री क्या अभी से ही उनमें जो आपस में घुसपैठ चल रही है। कोई कहता है हम वेस्ट बंगाल में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम यूपी में नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार का वातावरण अभी से रियासतें बांट रखी हैं। पता नहीं देश का क्या होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। मुंबई में चलने वाली 2 दिनों की बैठक में विपक्ष को 5 सवालों के हल निकालने हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन से नेता होंगे, गठबंधन का लोगो क्या होगा, गठबंधन का झंडा कैसा रहेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इन सवालों पर विपक्ष को मंथन करना है। हालांकि बीजेपी इनके मंथन पर सवाल उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो गया आखिर तक कहीं ना कहीं चीन, क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था सभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया। प्रधानमंत्री तो एक बनेगा। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हो, हमें देश को पता ना हो कि वो दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और फिर जीतने को उम्मीद रखो तो वो मेरी लागे सपनों के बराबर हो। विपक्षी गठबंधन के संयोजक की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे माना जा रहा था, लेकिन नीतीश ने संयोजक पद से अपने आप को अलग कर लिया है। खबर है कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में हैं। विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति में किन नेताओं को जगह मिलती है, कौन संयोजक बनता है, ये बैठक के बाद ही पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट। लगता है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू और संतों के खिलाफ बोलने का ठेका ले चुके हैं। अक्सर अपने बयानों से विवाद में रहने वाले स्वामी मौर्य ने अब पद्मश्री धर्मगुरु रामभद्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। लगातार हिंदू और धर्मगुरुओं पर विवादित बयान देने वाले स्वामी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के बाद अब संत का अपमान कर दिया है। पद्मश्री रामभद्राचार्य पर अमर्यादित टिप्पणी की है और स्वामी ने जगत गुरु को अल्पज्ञानी बता दिया है, जिस पर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा प्रहार भी किया। बीजेपी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है। मूर्ख, पागल और सठियाया हुआ व्यक्तित्व है, वो पराजित है राजनीति में। शायद यही बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लग गई है, इसलिए वो एक बार फिर विवादित बयान देने से नहीं चूक रहे हैं। लगता है स्वामी और विवादों का चोली दामन का नाता हो चुका है। कभी प्रभु राम के खिलाफ जहर बयानी करते हैं तो कभी हिंदू आस्था पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने एक संत का अपमान किया है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य का अपमान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत को अल्पज्ञानी बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच आ ही गया। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। किंतु बाबा के अल्पज्ञान पर तरस आता है। शायद उनको ये नहीं पता कि आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग के मेरिट से ऊंची जा रही है। दरअसल धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने आरक्षण को लेकर कहा था कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद ने संत का अपमान किया। स्वामी प्रसाद के बयानों पर बीजेपी अक्सर प्रहार करती रहती है। घोसी चुनाव पर बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी पर जमकर प्रहार किया। वो श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी इनके बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूं, वह कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं तो उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 101%। विवादित बयान देने वाले स्वामी का यह पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार गलत बयानी करते रहे हैं। संत के खिलाफ टिप्पणी से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। उस समय ये जनता जो जनार्दन का रूप होती है, जिसको विपक्षी गाली देने का कार्य करते हैं, जिसको समाजवादी पार्टी जिस सनातन परंपरा को गाली देने का कार्य करती है, वही सनातन परंपरा के लोग, वही सर्वधर्म के लोग आप देखेंगे कि 17 में जैसे सफाई कर दिए, उसी तरह 27 में समाप्त कर दिए। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञान पर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती दी है। अगर स्वामी को धर्म की समझ नहीं आ रही तो वो उनसे आकर डिबेट कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अमृतकाल के बीच संसद का विशेष सत्र सितंबर में बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है और इस सत्र में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई अहम बिल इस सत्र में आ सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए सत्र की जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने लिखा कि 5 दिन चलेगा संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर तक 5 बैठकें होंगी। 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र है ये। कई अहम बिल पास हो सकते हैं इस सत्र के दौरान। वहीं विपक्ष को सत्र पर ऐतराज है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस सत्र में कई अहम बिल भी पास हो सकते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। अब विपक्ष ने इस सत्र पर एक शिगुफा छोड़ दिया है। देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी चुपके चुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई। सवाल है कि संसद के विशेष सत्र से आस्था पर कैसे चोट है। अगर इस सत्र के जरिए देश के विकास से जुड़े बिल पास हो सकते हैं तो ऐसी सियासत कितनी जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।